नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मिता चतुर्वेदी, एसोसिएट प्रोफेसर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम हिंदी गद्य साहित्य कथा साहित्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप यही सच है कहानी का कथासार जान पाएंगे, कहानी के चरित्रों के बारे में समझ पाएंगे और यही सच है कहानी का उद्देश्य भी समझ पाएंगे। मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य की एक जानी मानी साहित्यकार हैं। उन्होंने अनेक नाटक, उपन्यास, कहानियां और आत्मकथा भी लिखी है। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1939 को भानपुर में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में है और जिला मंदसौर में आता है। इन्होंने वाराणसी से हिंदी में एमए किया और उसके बाद इन्होंने 1964 से लेकर 1991 तक दिल्ली के मिरांडा हाउस में प्राध्यापन का कार्य किया। मन्नू भंडारी ने 4 उपन्यास लिखे हैं। 1 इंच मुस्कान, आपका बंटी, महाभोज और स्वामी। 1 इंच मुस्कान उपन्यास 1962 में प्रकाशित हुआ और इसके साथ ही आपका बंटी भी 1962 में ही प्रकाशित हुआ। 1 इंच मुस्कान एक प्रयोगात्मक उपन्यास था जो उन्होंने राजेंद्र यादव के साथ लिखा। महाभोज उपन्यास 1979 में प्रकाशित हुआ और स्वामी 2004 में। मन्नू भंडारी के 5 कहानी संग्रह भी हैं। इन कहानी संग्रहों के नाम हैं मैं हार गई, 3 आंखों की एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु। मन्नू भंडारी ने कुछ नाटक भी लिखे। इसमें एक नाटक है बिना दीवारों के घर, जो उनका मौलिक नाटक है और 1966 में आया। और इसके साथ ही उन्होंने अपने उपन्यास महाभोज का नाट्य रूपांतरण भी किया, जो सन 1983 में आया। और उन्होंने एक आत्मकथा लिखी है, एक कहानी यह भी, जो 2007 में प्रकाशित हुई है। मन्नू भंडारी के अनेक नाटक और उपन्यासों के अनुवाद भी किए गए हैं, जो विभिन्न भाषाओं में हुए हैं। जैसे 1 इंच मुस्कान का कन्नड़ अनुवाद HS पार्वती ने किया है। इसी प्रकार आपका बंटी उपन्यास का मराठी अनुवाद इंदुमती शेवड़े ने किया है। गुजराती अनुवाद निरंजना सहावाला ने किया है। तमिल अनुवाद चारू रत्नम ने किया है। कन्नड़ अनुवाद HS पार्वती ने किया है। बांग्ला अनुवाद रेणुका विश्वास ने किया है और इस उपन्यास का उड़िया अनुवाद सौदामिनी भुयान ने किया है। इसी प्रकार उनके दूसरे उपन्यास महाभोज का मराठी अनुवाद पद्माकर जोशी ने किया है और बांग्ला अनुवाद रविंद्रनाथ घोष ने किया है। महाभोज का नाट्य रूपांतरण जो था, उसका मराठी अनुवाद अरविंद देशपांडे ने किया और कन्नड़ अनुवाद तिप्पे स्वामी ने किया। स्वामी उपन्यास का मराठी अनुवाद चंद्रकांत भोंजाल ने किया, जिसका नाम था सौदामिनी। मन्नू भंडारी के उपन्यासों के विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुए हैं। जैसे उनका आपका बंटी उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है और उनके ये 2 अंग्रेजी अनुवाद एक जयरतन जी ने किए हैं और एक सुनीता जैन ने किए हैं। इसी प्रकार आपका बंटी का जापानी भाषा में भी अनुवाद हुआ है। महाभोज उपन्यास का अनुवाद अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं में हुआ है। हमने आपको मन्नू भंडारी के बारे में जो जानकारियां दी, उनके कथा साहित्य, उनके और अन्य साहित्य के बारे में जो जानकारियां दी, उनके देने का उद्देश्य ये था कि आप मन्नू भंडारी के विस्तृत कथा साहित्य और साहित्य की जानकारी हासिल करें। और हमने उनकी एक महत्वपूर्ण कहानी यही सच है, जो आपके पाठ्यक्रम में रखी है, इसकी विशिष्टता के बारे में जानें। मन्नू भंडारी के अनेक उपन्यास अनेक जगह पाठ्यक्रमों में लगे हैं। उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, वो बहुत ईमानदार स्त्री की आत्मकथा भी है। लेकिन यही सच है कहानी एक विशिष्ट कहानी इसलिए भी है क्योंकि ये स्त्री के मानसिक अंतर्द्वंद्व पर आधारित कहानी है। यूँ तो आप देखेंगे स्त्री सुबोधिनी, त्रिशंकु जैसी कहानियाँ या फिर मन्नू भंडारी की करतूते मर्दा कहानी, ये सब कहानियाँ स्त्री जीवन पर ही आधारित हैं। लेकिन यही सच है कहानी जो बहुत पहले लिखी गई और इस पे फिल्म भी बनाई गई। इस कहानी की विशेषता ये है कि ये एक
लड़की के मानसिक अंतर्द्वंद को हमारे सामने उजागर करती है। उसके जीवन में आए हुए पुरुषों में कौन उसे सही लगता है और कौन उसके लिए सच है, इसके बारे में मन्नू भंडारी की ये कहानी हमें जानकारी देती है। इसलिए ये कहानी एक विशिष्ट कहानी है और हमने ये कहानी आपके पाठ्यक्रम में इसीलिए लगाई है। आज हम इस कहानी पर विस्तार से और भी चर्चा करेंगे। आगे हम कर रहे हैं इस पर चर्चा और भी हम आपको इन पर कुछ विशेष बिंदु बताएंगे। यही सच है कहानी में लेखिका ने नारी मन के मनोभावों को डायरी शैली में प्रस्तुत किया है। इसमें लेखिका मन्नू भंडारी ने नारी मन की स्थिति और उसके अंतर्द्वंद्वों के साथ साथ दीपा के निर्णयहीनता की स्थिति को बहुत बारीकी से उद्धृत किया है। बदलते आधुनिक परिवेश और स्त्री मन में उत्पन्न प्रेम के आंतरिक द्वंद्व को भी चित्रित किया है। प्रेम कोई वस्तु नहीं, जीवन की सच्चाई है। जीवन का ऐसा सत्य है जो सुंदर होते हुए भी हमारे जीवन में हमेशा असुंदर बना हुआ है। यही सच है। कहानी का अर्थ करें तो कहानी में कोई रिश्ता या कोई संबंध सच न होकर वह क्षण या वह पल ही सच है जिन अंतर्वृत्तियों से दीपा का मन संचालित होता रहता है। जिस समय वह जो महसूस करती है वही उसके लिए सच होता है। यही सच है। कहानी का कथानक परिवेश शहरी मध्य वर्ग है। यह कथानक कानपुर, कलकत्ता और पुनः कलकत्ता से कानपुर पहुंचकर पूरा होता है। कथानायिका दीपा कानपुर में रिसर्च स्कॉलर है। दीपा का पहला संपर्क निशीथ नामक युवक से होता है जिससे वह प्रेम करती है। पर कुछ समय बाद समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और दीपा की जिंदगी में संजय नाम का एक दूसरा युवक आता है। संजय और दीपा के बीच प्रेम और भविष्य को लेकर बातें होती हैं और इसी दौरान दीपा को एक इंटरव्यू के लिए कलकत्ता जाना पड़ता है। दीपा इंटरव्यू की तारीख से कुछ समय पहले अपनी स्कूल की दोस्त इरा के घर कलकत्ता पहुंच जाती है। शाम के समय चाय के लिए दीपा अपनी दोस्त इरा के साथ कॉफी हाउस में जाती है और वहां संयोगवश उसकी मुलाकात उसके पूर्व प्रेमी निशीथ से होती है। दीपा निशीथ से बहुत नाराज है, फिर भी निशीथ द्वारा हालचाल पूछे जाने पर वो जवाब देती है, उससे बातचीत करती है, उसे अपने कलकत्ता आने का कारण भी बताती है। इस दौरान दीपा निशीथ के साथ घूमती फिरती है। निशीथ के साथ रहते हुए और उससे बात करते हुए धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि निशीथ का प्यार ही सच्चा प्यार था और दीपा इसे मानने भी लगती है। संजय का साथ तो जीवन में आए हुए खालीपन की पूर्ति मात्र उसे लगता है। कलकत्ता से कानपुर लौटते हुए वो मन ही मन तय करती है कि वह संजय से निशीथ के बारे में सारी बातें बता देगी। कानपुर आने पर वह पुनः निशीथ को पत्र लिखती है। वह उसके उत्तर की प्रतीक्षा भी करती है। इसी बीच उसे अपनी सहेली इरा द्वारा भेजा गया तार मिलता है कि उसकी नियुक्ति हो गई है, बधाई हो। लेकिन इरा के तार से उसे खुशी महसूस नहीं होती क्योंकि उसे निशीथ के पत्र का इंतजार है, अपने पत्र के उत्तर का इंतजार है। इरा के पत्र के कुछ दिनों बाद उसे निशीथ का भी पत्र मिलता है जिस पत्र का उसे इंतजार था, लेकिन उस पत्र में बधाई के अलावा शेष फिर कभी वाक्य उसे पुनः दुविधाग्रस्त कर देता है। इसी बीच संजय रजनीगंधा के फूल के साथ दीपा के पास पहुंचता है। दीपा संजय को देखकर प्रेम विह्वल होकर उसे लिपट जाती है और संजय का स्पर्श, संजय के साथ व्यतीत किए गए वे सारे मधुर क्षण ही उसे सत्य लगने लगते हैं और सारा संसार उसे व्यर्थ, मिथ्या लगने लगता है। इस प्रकार अपने अंतर्द्वंद्व के बीच यह कहानी समाप्त हो जाती है और यह सवाल छोड़ देती है कि आगे क्या, या कि सच कौन सा प्रेम है, निशीथ का प्रेम या संजय का प्रेम। यही सच है। कहानी में मुख्यतः तीन पात्र, दीपा, निशीथ और संजय हैं। इन तीनों पात्रों के इर्द गिर्द और इनके संवादों के बीच कहानी घूमती है। हाँ, यहाँ पर सहायक पात्र के रूप में दीपा की सहेली इरा भी आती है। कहानी में प्रेम और जीवन साथी चुनने को लेकर स्त्री के मन में चल रहे अंतर्द्वंद्व को मूल विषय बनाया गया है। दीपा रिसर्च स्कॉलर है, वह कानपुर में रहती है। उसकी जिंदगी में आने वाला पहला पुरुष निशीथ है जिसे वह प्रेम करती थी, लेकिन संजय के आने के बाद वह उसे भूल जाती है। दीपा संजय के साथ खुश रहती है। वह नौकरी पाने के बाद उससे शादी करने की भी सोचती है, लेकिन इसी बीच जब वह कलकत्ता में
अपने पुराने प्रेमी निशीत से मिलती है, तब उसे पता चलता है कि निशीत ने अभी तक शादी नहीं की है और दीपा सोचने लगती है कि क्या वह आज भी उसे चाहता है। दीपा अपने अंतर्द्वंद्व में जूझती हुई कोई निर्णय नहीं कर पाती कि आखिर वह चाहती क्या है। वह समझ ही नहीं पाती कि सच क्या है। कभी उसे संजय का प्रेम सही लगता है तो कभी अपने प्रेमी निशीत को सही मानती है और शेष सब कुछ उसे झूठ और मिथ्या लगता है। वह चाह कर भी निशीत को संजय के बारे में बता नहीं पाती। वह यह नहीं बता पाती कि वह संजय नामक युवक से प्रेम करती है और उसी से शादी करना चाहती है। कहानी में निशीत और संजय के बीच किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं दिखाया गया है। दीपा का दूसरा प्रेमी संजय उसके पहले प्रेमी निशीत के बारे में जानता है। वह दीपा से उसके बारे में मजाक भी करता है और इस बात से दीपा को गुस्सा भी आता है। लेकिन दीपा के पहले प्रेमी निशीत को लेकर संजय के मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व या भय दिखाई नहीं देता, इनसिक्योरिटी दिखाई नहीं देती। दीपा अपने पहले प्रेमी और प्रेम को लेकर विचार करती है। वह सोचती है, 18 वर्ष की आयु में किया गया प्यार कोई प्यार होता है भला? निरा बचपना होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उस सबको भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। फिर तो वह सब ऐसी बेवकूफ़ी करने लगती है जिस पर घंटों बैठकर हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ही इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थे, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थे जिसने जीवन को नीरस और बोझिल कर दिया था। दूसरी तरफ निशीत को दीपा के दूसरे प्रेमी के बारे में कुछ पता नहीं होता है, न ही वह जानने की कोशिश करता है। वह तो स्वयं ही आत्मग्लानि की वजह से दीपा से इतने दिनों के बाद मिलने और एक साथ समय बिताने के बाद भी अंत तक अपने प्रेम या अतीत के बारे में कुछ भी बोल नहीं पाता है, जबकि दीपा उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही होती है। निशीत से मिलने के बाद उसकी विचारधारा बदल जाती है। वह निशीत और अपने प्रेम को महसूस करने लगती है। पुनः उसकी नज़रों में प्रेम की परिभाषा बदल जाती है। वह स्वयं से संजय और अपने प्रेम के संबंध में विचार करती है और सोचती है, आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना है वह प्यार नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निशीत को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेहित स्पर्श से मुझे जिला दिया। मेरा मुरझाया मरा मन हरा हो उठा। मैं कृतकृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। कलकत्ता में 2-3 दिन रहने और इंटरव्यू देने के बाद जब दीपा वापस कानपुर लौटती है तो इस बीच वह स्वयं आंतरिक द्वंद्वों के बीच जूझती हुई अंत तक यह निर्णय नहीं कर पाती है कि उसे क्या चाहिए, निशीत चाहिए या संजय चाहिए। अचानक संजय को सामने देख उसे अपने वर्तमान का भान होता है कि संजय उसका वर्तमान है और निशीत उसका अतीत हो चुका है। इस प्रकार संजय के अधरों का स्पर्श महसूस कर उसे पुनः एहसास होता है कि यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, शेष सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था। संजय एक ऐसा प्रेमी है जो हमेशा प्रसन्न और संवेदनशील रहता है। वह समय न आने पर भी दीपा के मन में बसा हुआ है। निशीत दूसरे प्रकार का मौन प्रेमी है। यहाँ हम संजय और निशीत के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं और इन दोनों के चरित्र को बता रहे हैं, दोनों की तुलना भी कर रहे हैं। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त न करने वाला एक ऐसा प्रेमी है जो प्रेम का नाम लिए बिना प्रेमिका के लिए अथक दौड़ भाग करके उसे नौकरी दिलाता है। निशीत दीपा से वर्षों पहले अलग होने के बावजूद शादी नहीं करता और न ही दीपा से मिलने के बाद किसी भी तरह की कोई सफाई देता है और साथ ही अपने प्रेम का इजहार भी नहीं करता। जहां निशीत दीपा का स्पर्श भी नहीं करता, न ही किसी भावी योजना की बात रखता है, वहीं हम देखते हैं कि दूसरी तरफ संजय दीपा से प्रेम का इजहार भी करता है और उससे शादी की बात भी करता है। कलकत्ता से वापस आते समय भी निशीत दीपा से कुछ नहीं कह पाता।
जबकि दीपा इंतजार करती है कि वह कुछ तो बोले, कुछ बोले। लेकिन स्टेशन पर ट्रेन के चलने पर निशीथ के हाथों का हल्का सा स्पर्श दीपा से बहुत कुछ कह जाता है। ऐसे में दोनों प्रेमियों में कौन ज्यादा निष्ठावान है, इसका पता लगाना दीपा के लिए ही नहीं, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार दोनों प्रेमियों का चरित्र बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। यही सच है, कहानी बहुत ही सहज ढंग से एक छोटी सी घटना पर आगे बढ़ती है। कहानी में दीपा अपने जीवन साथी का चुनाव करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, क्योंकि उसे घर परिवार समाज से कुछ लेना देना नहीं है। किसी का कोई अंकुश उस पर नहीं है और न ही किसी को उसके किसी निर्णय से कोई फर्क पड़ने वाला है। वो जो भी निर्णय लेगी वो उसका अपना निर्णय होगा, उसके जीवन का निर्णय होगा और उस पर किसी का कोई अंकुश नहीं होगा। ये दीपा जानती भी है। कहानी में दीपा के पड़ोसी और उसकी बच्ची का जिक्र तो आया है, लेकिन कहानी में परिवार के किसी भी सदस्य का कोई जिक्र मन्नू भंडारी ने नहीं किया है। दीपा अपने घर से दूर अकेली कानपुर में रहकर रिसर्च करती है। शोध कार्य के दौरान ही उसकी नौकरी भी लग जाती है। इस प्रकार अगर हम देखें तो दीपा आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। मतलब यह कि अपनी इच्छा से किसी भी युवक को जीवन साथी चुनने के वो योग्य है। जिसे भी चाहे वो अपने जीवन साथी के रूप में उसका वर्ण कर सकती है। संपूर्ण कहानी में आधुनिकता का दर्शन दीपा के आंतरिक द्वंद्व में हम देख सकते हैं। दीपा के मन में अपने निर्णय को लेकर जो भी परिवर्तन हो रहा है, वह परिवर्तन भौतिक लोभ से नहीं बल्कि स्वाभाविक है, क्योंकि वह प्रेम चाहती है, वो विश्वास चाहती है और वो एक ऐसा जीवन साथी अपने जीवन में चाहती है जो उसे समझ सके और उसकी मन की भावनाओं को समझकर जो वो चाहती है वो उसके लिए करे। इसलिए वह समझ नहीं पा रही कि वह किसे ज्यादा और किसे कम प्यार करती है। यानी वह संजय को ज्यादा प्यार करती है या निशीथ को ज्यादा प्यार करती है। ऐसा अंतर्द्वंद उसके मन में चल रहा है। दीपा द्वारा अपने जीवन का यह निर्णय न कर पाना ही आधुनिकता का मूल लक्षण है, अर्थात अपने जीवन में निर्णयहीनता की स्थिति। हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, कई बार हम ये समझ नहीं पाते और हम अनिर्णय की स्थिति में आते हैं। इसी प्रकार दीपा भी एक अनिर्णय की स्थिति में है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो उसे उसकी मानसिकता को बदलती हैं, उसे बदलती हैं और उसके द्वंद्व को भी एक ऐसी जगह ला खड़ा करती हैं जहां वो कोई निर्णय नहीं ले पाती। लेखिका प्रेम के संबंध में समाज में बनी बनाई पारंपरिक धारणा को तोड़ती है। निरी भावुकता से हटकर बदलते हुए जीवन संदर्भों को पूर्वाग्रह मुक्त होकर देखने में लेखिका की दृष्टि बेजोड़ है। वो जानती है कि जो जीवन संदर्भ आज बदल रहे हैं उन्हें हमें किसी प्राचीन दृष्टि से देखना संभव नहीं है। वे भावुकता से अलग नारी जीवन के द्वंद्व और दुखों को यथार्थ रूप से चित्रित करती है। कहानी पढ़ते समय कहीं ऐसा नहीं लगता कि कहानी में बनावटीपन है। कहानी में बहुत ही सहजता से यथार्थ के धरातल पर हम विचरण करते हैं। पाठक जब ये कहानी पढ़ता है तो उसे लगता है कि ये घटनाएं हमारे आसपास हो रही हैं, ये चरित्र हमारे आसपास के हैं। कहानी के दोनों प्रेमियों के बीच द्वंद्वात्मक निर्णय में झूलती दीपा की स्थिति में निर्णय करना किसी के लिए भी कठिन हो सकता है। कहानी के अंत में जब दीपा अपने जीवन साथी संबंधी चुनाव को लेकर आंतरिक द्वंद्वों से जूझ रही होती है तो उस समय उसके मन में निशीथ को लेकर प्रेम भावना उमड़ रही थी। वह निशीथ के संदेश का इंतजार भी करती है। निशीथ का स्पष्ट संदेश न मिलने के कारण वह पुनः अपने आप को अपमानित और ठगी हुई महसूस करने लगती है, क्योंकि उसका मन ये चाहता है कि नीतीश उसे स्पष्ट रूप से अपने प्रेम का इजहार करे, अपने प्रेम के बारे में बताए। लेकिन निशीथ जब नहीं कुछ बताता है और उसे केवल बधाई देता है तो उसे लगता है कि वो अपमानित हुई है। जीवन साथी के चुनाव को लेकर स्वयं आंतरिक संघर्ष भी वो करती है। वह अतीत की संभावना ढूंढना छोड़कर वर्तमान संजय का वर्ण करती है। दीपा के मन में तिरस्कार की पीड़ा जितनी गहरी थी उतनी ही तेजी से संजय को वो आलिंगन करती है। यही सच है, कहानी केवल कहानी तक ही सीमित नहीं है बल्कि यथार्थ जीवन की आधुनिक झांकी भी प्रस्तुत करती है।
इस प्रकार मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है कई सवाल उठाती है। क्या प्रेम कोई स्थिर धारणा है? क्या किसी के प्रति एक निष्ठता ही प्रेम का रूप है? आखिर प्रेम का रूप है क्या? प्रेम महज कल्पना का रूप हो सकता है, प्रेम सहज कल्पना का भी रूप हो सकता है। यह कहना सही है कि प्रेम परिचय से भी जन्म लेता है। सहज स्वाभाविक मैत्रीपूर्ण अंतरंगता का नाम प्रेम है। हम किसी से दोस्ती करते हैं और वो दोस्ती गहरी हो जाती है, वो भी प्रेम है। दीपा के लिए संजय का प्रेम इस प्रकार का प्रेम था जिसे वह अंत में स्वीकार करती है। दीपा के निर्णयहीनता की स्थिति और अंत में संजय को ही प्रेमी मान लेना इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि पुनः निशीथ से मिलने पर उसके मन में द्वंद्व नहीं चलेगा। इसलिए कहानी आगे क्या होगी इस बात का पता नहीं लगाया जा सकता और ये कहानी इस अनिश्चितता के साथ समाप्त हो जाती है। यही अनिश्चितता का सौंदर्य कहानी को जीवंत बनाता है, जीवन देता है, क्योंकि एक स्त्री के मन में क्या भावनाएं चलती हैं, क्या द्वंद्व होता है और दो पुरुषों से प्रेम करने में वो किसे वर्ण करती है और किसके बारे में उसके मन में अभी भावना जीवित है, इन बातों को, इन बिंदुओं को मन्नू भंडारी ने इस कहानी में अनिश्चित छोड़ दिया है। यही सच है, कहानी वास्तव में कहानी कम और दीपा के अंतर्मन का वास्तविक अनुभव ज्यादा लगती है। कहानी दो बिंदुओं के बीच भ्रमण करती है, दो स्थानों के बीच घूमती है। कहानी में संजय दीपा का वर्तमान है तो निशीथ दीपा का अतीत, और दोनों में ही दीपा के लिए भविष्य को लेकर अलग अलग सपने हैं। मन्नू भंडारी ने बहुत ही सहजता से स्त्री मन की गहराई और उसके चुनाव को लेकर स्त्री मन में उठने वाले अंतर्द्वंद्वों को बहुत ही तटस्थता के साथ चित्रित किया है। कहीं पर भी उन्होंने इस कहानी में बिंदुओं को बोझिल नहीं बनाया है, बल्कि एक कहानीकार के रूप में वो अलग हो गई हैं और दीपा, निशीथ और संजय की मानसिकता और दीपा के अंतर्द्वंद्वों को उन्होंने चित्रित किया है। भाषा बहुत ही सहज, प्रभावपूर्ण और बोधगम्य है, कहीं भी हमें रोकती नहीं है। एक प्रसंग है कहानी का जिसका उदाहरण हम देखते हैं। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है, वहां इरा को छोड़कर मैं किसी को नहीं जानती। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है। असहाय सी मैं यानी दीपा कहती है। आगे संजय कहता है और किसी को नहीं जानती। फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछता है निशीथ भी तो वही है। होगा, मुझे क्या करना उससे। मैं एकदम ही भन्नाकर जवाब देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि अब वह यही बात कहेगा। शिल्प की दृष्टि से यह कहानी सहज और बोधगम्य है, लेकिन ऐसे जो कथोपकथन बीच बीच में आए हैं या ऐसे जो वाक्य बीच बीच में आए हैं, ये दीपा के, संजय के और निशीथ के चरित्र को भी हमारे सामने उजागर करते हैं, उनकी मानसिकता को भी हमारे सामने उजागर करते हैं। जो संजय या निशीथ जो भी बात बोलते हैं और जो दीपा अपने मन में सोचती है, उन बातों का वो अपने ही आधार पर, अपने ही सोच के आधार पर एक नया अर्थ निकालती है। इसलिए भाषा, शब्द योजना और संवाद पात्रों को जीवंत भी बनाते हैं। इस प्रकार ये कहानी पाठकों के अनुकूल सहज और मार्मिक अंदाज बयां करती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ये कहानी यही सच है, दीपा के अंतर्द्वंद्वों की कहानी है। यह अंतर्द्वंद उसके जीवन में आए दो पुरुषों को लेकर है, निशीथ और संजय। अगर हम बारीकी से देखें तो सामान्य रूप से यह एक प्रेम त्रिकोण की कहानी लगती है, लेकिन इस त्रिकोण में कहीं आपस में टकराव या ईर्ष्या नहीं दिखाई देती। मूल में है तो बस दीपा, उसे ही निर्णय लेना है इस सच का कि वह किसे अपना जीवन साथी बनाकर उसके साथ रहना चाहती है और उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती है। यही सच है कहानी पर बासु चटर्जी द्वारा एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम है रजनीगंधा। इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी बासु चटर्जी ने ही लिखी थी। इस फिल्म के 3 पात्र थे, विद्या सिन्हा जो दीपा के रूप में थी, अमोल पालेकर जो संजय के रूप में थे और दिनेश ठाकुर जो निशीथ के रूप में थे, लेकिन इनका नाम बदल दिया गया था
और फिल्म में इन्हें नाम दिया गया था नवीन का। यह फिल्म सन 1974 में रिलीज हुई थी। 1975 में इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है दीपा के मनोवृत्तियों से संचालित होती है। पढ़ी लिखी और समझदार स्त्री के मन में चल रहे आंतरिक द्वंद्व को मन्नू भंडारी ने बहुत ही सहजता से, बारीकी से पढ़ने की कोशिश की है और उसकी पड़ताल भी की है। दीपा की मनस्थिति की जटिलता और द्वंद्व का कारण यह है कि उसे खुद नहीं मालूम कि उसे कौन ज्यादा पसंद है, निशीत या संजय। वह अपने मन के आवेग के कारण संजय और निशीत दोनों के अलग अलग सामने आने पर इच्छित व्यक्ति के प्रभाव में स्वयं ढल जाती है। नई कहानीकार मन्नू भंडारी की कहानी यही सच है स्त्री मन के प्रेम की सहजता पर आधारित है। यहाँ स्त्री मन के प्रेम संबंधों और प्रेम की वजह से चल रहे स्त्री मन के अंतर्द्वंद्वों को उभारने की कोशिश की गई है। एक बार जब दीपा पुनः निशीत से अपमान बोध महसूस करती है तो वह संजय को गले लगा लेती है। उसे संजय का स्पर्श महसूस होता है तो वह स्वीकार करती है कि यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। वह सब झूठ था, भ्रम था। वो मानती है प्रेम केवल एक बार ही हो सकता है। कहानी प्रेम के इस बने बनाए पारंपरिक ढांचे को बहुत ही सहजता से तोड़ती है कि प्रेम केवल एक ही बार हो सकता है। कहानी में कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटती, छोटी छोटी परिस्थितियां हैं, छोटी छोटी घटनाएं हैं और उनके कारण ही पात्रों की या चरित्रों की मनस्थितियां बदलती रहती हैं। कहानी इन्हीं छोटी छोटी परिस्थितियों से आगे बढ़ती है और इन्हीं के द्वारा हम चरित्रों के चरित्रांकन को भी देख सकते हैं, उन चरित्रों की विशिष्टताओं को भी पहचान सकते हैं और हम जान सकते हैं कि इस वक्त ये पात्र क्या सोच रहा है और वो पात्र हमें अपने आसपास का बिल्कुल सामान्य पात्र लगने लगता है। यह कहानी अपने आप में बड़ी विशिष्ट भी है क्योंकि ये कहानी एक आधुनिक स्त्री को लेकर चलती है। बहुत पहले लिखी गई ये कहानी भी इस आधुनिक स्त्री की मानसिकता को बयान करती है। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप समझ सकेंगे कि ये कहानी छोटी छोटी परिस्थितियों में भी कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं बयान करती है और एक अनिश्चितता के साथ समाप्त होती है। कहीं कोई निश्चित स्थिति नहीं है इसमें। दीपा के पास कभी भी ये प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि वो संजय को ही वरण करे या संजय को वरण करने के बाद क्या वो फिर निशीत के पास जाएगी या नहीं जाएगी। और इस तरह ये कहानी एक प्रश्न के साथ हमें वहीं पर छोड़ देती है।